Hello students, welcome to UGC classes by Exampoor and welcome to the new class. So आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। बट क्लास को शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज अ रिकॉर्डिंग क्लास, ठीक है। आप लोग के लिए मैं रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करके जा रही हूँ, तो आप लोग ना ऐसा करना, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ना कॉमेंट सेक्शन के अंदर आउट ऑफ 12 से 13 क्वेश्चन आज की क्लास में आप लोग को मैं करवाने वाली हूं, लेकिन 12 से 13 क्वेश्चंस के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी आप लोग की स्कोरिंग रहेगी आउट ऑफ 12 या आउट ऑफ 13, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और चैट बॉक्स के अंदर आप लोग आपके जो भी डाउट्स है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन के अंदर तो जब मैं लाइव आऊंगी किसी अदर क्लास के अंदर तो उसके अंदर आप लोगों के डाउट्स में सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। ओके, क्योंकि आप लोगों को मैं क्लास इसलिए प्रोवाइड करके जा रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स की नॉलेज में जो है वो बिल्कुल भी गैप नहीं आना चाहिए, आप लोगों को क्लासेस डेली बेसिस पर मिलनी चाहिए। ओके, तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर आज जो हम लोग एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी यूनिट है पेपर 2 के अंदर जो कि बहुत सारे पेपर 2 के सब्जेक्ट्स के अंदर आती है। लाइक आप लोगों को पता होगा, कॉमर्स की बात करें जो कि हमारा कोड क्या है, कोड 08 है, इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट की एक यूनिट आती है। उसके बाद अगर हम लोग कोड 17 की बात करें, दैट इज द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के अंदर भी HRM की यूनिट आती है। और कोड 55 जो है HRM एंड लेबर लॉज, जिसका नाम ही पेपर 2 का क्या है, HRM एंड लेबर लॉज, ये तो आप लोग का है ही स्पेशली किसके लिए, HRM के लिए। एंड वन मोर थिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ना बहुत सारी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो बाकी के एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं, लाइक सोशोलॉजी के अंदर कुछ थ्योरीज आती है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, जो भी टाइटल पे टॉपिक लिखा होता है ना, एक बार देख लिया करो, ये देख लिया करो कि ये जो टॉपिक है क्या ये मेरे पेपर 2 के अंदर भी आता है। तो आप लोगों के लिए बहुत सारे पेपर 2 के सब्जेक्ट्स के लिए ये क्लास बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा कोशिश करना मैं आप लोग को क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे और उसकी लेंथीनेस के बेस पर आप लोग को कुछ सेकंड का टाइम दूंगी और आप लोग को सोचना है व्हाट विल बी द राइट क्वेश्चन, राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। फिर बाद में मैं बताऊंगी कि राइट आंसर क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। सो चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन और इसको सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज द मेजर फंक्शन, मेजर का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इनमें से वो कौन सा मेजर फंक्शन है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग अपने आप में एक मैनेजरियल फंक्शन है, कंट्रोलिंग अपने आप में एक मैनेजरियल फंक्शन है, लेकिन कंट्रोलिंग के अंदर भी कुछ टास्क आते हैं, कुछ फंक्शंस आते हैं और यू कैन से सब फंक्शन। तो कंट्रोलिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा होता है। ऑप्शन ए पनिश द डिफॉल्टर। भाई मान लो आपकी कंपनी के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके अंदर अगर आपके किसी एम्प्लॉय ने गड़बड़ की है या गलती की है तो उस डिफॉल्टर को, मतलब जिसने उस गलती को किया है, उसको ढूंढ के कंपनी के अंदर पता लगा के उसको पनिश करना, मतलब उसको सजा देना। वेदर आप उसको डिमोट कर दोगे, सैलरी डिक्रीज कर दोगे या फिर कंपनी से निकाल दोगे, ठीक है। ऑप्शन बी वॉच द डिफॉल्टर, मींस डिफॉल्टर के बारे में सिर्फ पता करना। ऑप्शन सी टेक रेमेडियल एक्शन। भाई अब आप ये सोचोगे, देखो रेमेडियल का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, कोई इश्यू हो गया कंपनी के अंदर, तो रेमेडी का मतलब क्या होता है, रेमेडी का मतलब होता है इलाज या सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का। या तो आप उसको सजा दोगे, या तो आप सिर्फ उसका पता करोगे, या तो उससे जो भी गलती हुई है
आप उस गलती को क्या करोगे, आप उस गलती को सुधारोगे। रेमेडियल एक्शन का मतलब होता है भाई आगे चलकर कंपनी के अंदर सेम यही गलती ना, तो उसको आप क्या करोगे, उसकी आप रेमेडी प्रोवाइड करोगे, इलाज, उसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करोगे। एंड ऑप्शन डी इज टर्मिनेट द डिफॉल्टर। मैंने बोला था ना कि या तो आप उसको डिमोट कर दोगे या सैलरी डिक्रीज कर दोगे, मतलब 20,000 से 15,000 दोगे, या तो आप उसको टर्मिनेट कर दोगे। टर्मिनेट करने का मतलब होता है उसको कंपनी से निकाल दोगे, ठीक है। तो यहां पर कंट्रोलिंग का सबसे बड़ा जो फंक्शन होता है ना, देखो ये कहता है कि एम्प्लॉय की गलती नहीं होती, वो जो एक्टिविटी उससे गलत हुई है हमें उसको सुधारने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि है तो एम्प्लॉय एक ह्यूमन बीइंग ही, उससे गलती हो सकती है। तो इसीलिए कंट्रोलिंग का सबसे बड़ा जो मेजर फंक्शन होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टेक रेमेडियल एक्शन, ठीक है। जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस डिजायर्ड परफॉर्मेंस के बराबर नहीं हुई, उसका रीजन फाइंड आउट करना और फिर क्या करना, रेमेडियल एक्शंस लेना। सो दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों का, ये थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे। और बताइए, आपको मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट एक कंसेप्ट दिया था जिसमें उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने यहां पर 4 स्टेटमेंट रखी है, ठीक है। आपको क्या करना है, चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको यह बताना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में इनमें से कौन कौन सी बातें या कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व है। फिर जो भी आपको लगता है कि अच्छा ये स्टेटमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व है, फिर आप कोड्स के अंदर बताओगे, दीज आर द कोड्स। आप कोड्स के अंदर बताओगे कि 1 2 3 है या 1 2 4 है या 2 3 and 4 है। चलिए पहला स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स लीड्स टू एफिशिएंसी, ठीक है। जब आप ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हो तो उससे क्या होगा, उससे कंपनी की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कम कॉस्ट के साथ, कम रिसोर्सेज के साथ हायर प्रॉफिट्स को अर्न करना। और इफेक्टिवनेस हमने क्या पढ़ा था कि काम को टाइम पर पूरा करना, चाहे कॉस्ट कितनी भी लग जाए। तो ये तो है इन्वॉल्व किसमें, साइंटिफिक मैनेजमेंट में। सेकंड पॉइंट, द गुड वर्कर, जो अच्छे वर्कर होते हैं, जो टाइम पर काम करते हैं, टाइम पर ऑफिस के अंदर आते हैं, कोई भी गलती नहीं करते हैं, इज वन। अच्छा वर्कर वो होता है, एक प्रोडक्टिव वर्कर वो होता है जो कि हु एक्सेप्ट ऑर्डर, जो बिना किसी किंतु परंतु किए क्या करता है, अपने बॉस के ऑर्डर को मानता है, चाहे वो ऑर्डर गलत है चाहे वो सही है, बस वो ऑर्डर को मानेगा। बट डज नॉट इनिशिएट एक्शन, मतलब इसको जो काम कह दिया कर देगा, अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई एक्शन नहीं लेगा, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। तो क्या एक अच्छा वर्कर ऐसा होता है जो सिर्फ ऑर्डर को माने और अपनी तरफ से कोई भी एक्शंस या इनिशिएशन ना ले, ठीक है। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये कहा गया है कि एक अच्छा वर्कर वो होता है जो इनिशिएट लेता है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए अपनी ड्यूटी को समझता है। ऐसा नहीं उसको बार बार पुश किया जा रहा है काम करो तब वो काम करेगा, वो खुद से अपने काम को समझता है। पॉइंट थर्ड, वर्कर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क। भाई आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो आपके काम से ज्यादा जरूरी है। अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स फिट एंड फाइन है, मोटिवेटेड है, सेटिस्फाइड है, तो आपकी कंपनी के काम को वो वैसे ही संभाल लेगा। तो वर्कर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है काम से। तो ये भी इन्वॉल्व है किससे, साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो ऐसा नहीं कि काम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब कंपनी के सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो भाई उसका ह्यूमन रिसोर्स उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है।
फोर्थ, ईच वर्कर इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग हिज मॉनेटरी रिवॉर्ड। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक बंदा जो कंपनी के अंदर काम करने आता है सोशल वेलफेयर थोड़ी ना करने आता है, उसको अपनी फैमिली पालनी है, अपनी नीड्स को फुलफिल करना है। तो हर एक वर्कर जो होता है वो इंटरेस्टेड होता है किसमें, वो मॉनेटरी बेनिफिट्स को, मतलब जो रिम्यूनरेशन, पैसा, सैलरी जो मिलती है उस मॉनेटरी को मैक्सिमाइज करने में। ठीक है, यही चाहेगा ना एम्प्लॉय कि आज भाई वो 20,000 रुपए कमा रहा है तो एक एटलीस्ट 6 महीने में, 1 साल में कंपनी कुछ तो उसकी सैलरी इंक्रीज करे। तो ये भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या है, इन्वॉल्व है। तो यहां पर हमारा जो आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा 1, 3 एंड 4। ठीक है, 1, 3 यहां पर आप लोग मान लीजिए 1, 3 एंड 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 2 जो है ये इन्वॉल्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि पहले आपको असर्शन और रीजन पढ़ना पड़ता है, फिर आपको कोर्स में से चूज करना पड़ता है दोनों सही है दोनों गलत है, या रीजन असर्शन की राइट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। चलिए, असर्शन, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि FW टेलर ने दिया है, इज ऑल्सो कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। मैंने आप लोगों ने आई थिंक हमारी 4 या 5 दिसंबर को जो पिछली क्लास आप लोग देखेंगे, ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि आप लोग की 8 दिसंबर को जाएगी, तो 4 या 5 दिसंबर को हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात आती है ना, तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन लेवल। ठीक है, प्रोडक्शन लेवल। FW टेलर ने प्रोडक्शन लेवल की बात की थी और हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात की थी। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, जहां पर फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप लोग को याद होगा मास्लोज नीड हिरार्की थ्योरी हमने की थी, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड होती है, मींस एक कंपनी के अंदर काम करने वाला ह्यूमन रिसोर्स है वो सेफ एंड सिक्योर रहना चाहिए। ठीक है, फिजिकली एक्सीडेंटल केसेस वगैरह नहीं होने चाहिए, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज में कुछ ऐसी गैसेस, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं जहां पर एक्सीडेंटल केसेस होने के चांसेस होते हैं। तो मेन क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस करता है फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी पे। बिल्कुल राइट है ये, असर्शन इज द राइट स्टेटमेंट। अब हम फोकस करते हैं रीजन पे। ठीक है, रीजन, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड with only that range of human behavior which relates to production। देखिए आ गया वही पॉइंट, अभी मैंने बताया था साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात आए तो सीधा प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है। FW टेलर ने यह कहा था भी प्रोडक्शन लेवल पे जो बिल्कुल रॉ जो हमारा लेबर होता है, जो बिल्कुल फैक्ट्रीज में काम करता है 8-8, 9-9 हजार में, या जो एक्चुअल में वहां पर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, चीजों को बना रहे होते हैं, हमें उनकी जरूरतों को, उनकी नीड्स को समझने की जरूरत है। तो रीजन में यही लिखा गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट करता है ओनली दैट, सिर्फ और सिर्फ इस पे कि प्रोडक्शन लेवल पे जो काम करने वाला ह्यूमन है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसके बिहेवियर पे। तो देखो असर्शन में अब ये दोनों तो सही है, दोनों ही असर्शन और रीजन सही है। ठीक है, लेकिन यहां पर पॉइंट इस बात का आ जाता है कि दोनों तो सही है, लेकिन क्या, चलिए सी और डी को कट कर देते हैं। अब कंफ्यूजन ये हो जाता है वेदर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए या फिर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। चलो दोनों तो सही है, लेकिन क्या आर ए की एक्सप्लेनेशन है, तो देखो ये आप कैसे डिसाइड करोगे। असर्शन के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में एक बात कही गई कि फिजियोलॉजिकल लेवल पे ध्यान दिया जाता है, और फिर रीजन के अंदर यह कहा गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है एक प्रोडक्शन लेवल पे काम करने वाला जो ह्यूमन है उसके बिहेवियर पे फोकस करता है। मतलब वो जो फिजियोलॉजिकल वाली बात कही गई ना,
उसको प्रोडक्शन वाले पॉइंट से क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों फिजियोलॉजिकल लेवल पे बात की जाती है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आप लोग ने ना क्वेश्चन की जो लेंथ है और कॉम्प्लेक्सिटी है वो दोनों थोड़ी सी इंक्रीज में करती जा रही हूं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग इनको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि देखो एक एग्जाम के अंदर मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, डिफिकल्ट भी आते हैं। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय एल्टन मायो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब पता है क्या होता है। मान लो कोई भी आंदोलन 1920 में हुआ, फिर 1925 में हुआ, 1927 में हुआ, तो आप ऐसे नहीं लगाओगे 1927, 1925, 1920। आप कैसे लगाओगे, आप लगाओगे अकॉर्डिंग टू द इवेंट हैपन। मतलब पहले 1920 वाले को लगाओगे, फिर 1925 वाले को, फिर 1927 वाले को। ठीक है, तो यहां पर आपको यही कहा गया है, जब हम लोगों ने एल्टन मायो का हाथोन एक्सपेरिमेंट किया था तो मैंने आप लोगों को 4 एक्सपेरिमेंट करवाए थे और चारों एक्सपेरिमेंट यहां पर लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, इन चारों एक्सपेरिमेंट में आपको यह बताना है पहले कौन से एक्सपेरिमेंट हुआ था, सेकंड पे कौन सा हुआ था, थर्ड पे कौन सा और फोर्थ पे कौन सा। तो इन चारों एक्सपेरिमेंट को आपको ऑर्डर में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, देखिए बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट हमने किया था, और हाँ हाथोन एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन आया है। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को यही ना पता हो कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये हम लोग कर चुके हैं बहुत, आई थिंक 1 महीने से भी ज्यादा हो गया इसको किए हुए। तो इसके अंदर ये चारों एक्सपेरिमेंट जो लिखे हुए मैंने करवा दिए थे। इस क्लास का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप में से किसी ने इन चारों एक्सपेरिमेंट को नहीं समझा है तो उस क्लास को जाके देख लीजिएगा। चलिए, 4 कौन कौन से हैं, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, टेक्सटाइल मिल एक्सपेरिमेंट, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट एंड मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। ठीक है, अब इतना टाइम हम नहीं लेंगे चारों को, क्लास का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर चारों को विद एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ना हाथोन एक्सपेरिमेंट के अंदर, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में बाय एल्टन मायो, सबसे पहले किया गया था कौन सा, टेक्सटाइल मिल एक्सपेरिमेंट। टेक्सटाइल मिल एक्सपेरिमेंट। दूसरे नंबर पे किया गया था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। तीसरे नंबर पे किया गया था मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, और लास्ट किया गया था आप लोगों का क्या, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 इज द राइट ऑर्डर फॉर द एक्सपेरिमेंट्स इन हाथोन एक्सपेरिमेंट इन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बाय एल्टन मायो। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर से रिपीट कर रही हूं, क्लास का लिंक पक्का देख लेना, क्योंकि इस कंसेप्ट में से ना क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब रेयर ही चांस है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5। तो जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट हर तरह की क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए स्क्रीन पे रखे हैं। पिछला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, ये वाला मैंने थोड़ा इजी टू मॉडरेट रखा है। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन आप लोग को इसमें मिल जाएंगे। चलिए बताइए, अकॉर्डिंग टू नियो क्लासिकल थ्योरी, आप लोग को याद है क्लासिकल और नियो क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के अंदर क्या था कि जो मैनेजर होते हैं वो एम्प्लॉय को मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, उनकी नीड्स को नहीं समझते। लेकिन नियो क्लासिकल थ्योरी के अंदर क्या है कि ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता है और उसकी नीड्स को फुलफिल किया जाता है। सो आपको यह बताना है क्वेश्चन के अंदर, अकॉर्डिंग टू नियो क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग
एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, नियो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑप्शन ए, अ स्ट्रक्चर विद वेल डिफाइंड फंक्शन, भाई एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे हर एक पर्सन को अपने अपने फंक्शंस पता है। ऑप्शन बी, अ स्ट्रक्चर विद वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, भाई हर पर्सन को पता है कि मेरी जॉब पर मुझे क्या अचीव करना है और कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन सी, अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, मतलब कंपनी के अंदर वो जो 1000-2000 एम्प्लॉय काम करते हैं ना, वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। वो जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और वेदर प्रॉफिट मेकिंग या मार्केट शेयर कैप्चरिंग, या अगर कोई एनजीओ है तो भाई सोसाइटी के भले के लिए काम करना। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। एंड ऑप्शन डी इज अ स्ट्रक्चर विद ऑर्डर एंड ऑब्जेक्टिव रेशनैलिटी, ठीक है, हर एक चीज ऑर्डर में होनी चाहिए कंपनी के अंदर और हर एक चीज का, हर एक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव जो है वो फिक्स होना चाहिए। सो देखो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नियो क्लासिकल थ्योरी का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है, जो कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल ही तो होता है, कोई लोअर लेवल पे काम करते हैं एम्प्लॉय, कोई हायर लेवल पे, कोई मिडिल लेवल पे, तो ये ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय होता है जो कि कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द, मैंने यहां पर आप लोगों के लिए तीन तो मैनेजरियल फंक्शन रखे हैं और एक यहां पर आप लोगों के लिए मोटिवेशन का कंसेप्ट रखा है। सो आपको सिंपली ये बताना है, क्वेश्चन को समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से फंक्शंस है मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो सिंपली आपको यह बताना है इनमें से वो कौन से फंक्शन है मैनेजमेंट के जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है और यू कैन से एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो 4 मैंने यहां पर कंसेप्ट के नाम रख दिए, ठीक है। आपको बताना इन चारों में से वो कौन कौन से फंक्शंस है जो कि एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। और फिर आपको जो भी फंक्शन लगते हैं क्लोजली रिलेटेड वो आपको कोड में बताना है, वेदर 1 और 2, 1 और 3, 2, 3 एंड 4 या फिर 1 एंड 4। बताइए, सोचो आंसर क्या होगा। तो देखिए यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा प्लानिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग मीन्स 1 एंड 4, क्या 1 एंड 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सेम चीज ना, ये सेम क्वेश्चन आप लोगों से प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। आप लोग वैसे भी आइडिया लगा सकते थे, मोटिवेशन तो वैसे भी मैनेजरियल फंक्शन नहीं है, ठीक है, चूज तो आपको तीनों में से ही करना था। प्लानिंग के अंदर आप जो प्लान करते हो कि हमें आने वाले 1 साल में ये अचीव करना है, अगर वो अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कंपनी अचीव नहीं कर पाती है तो कंट्रोलिंग में जाकर हम ये चेक करते कि आखिर क्या रीजन रहा कि हम अपने टारगेट्स को या अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए। तो इसीलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो होता है दोनों ही इंटर रिलेटेड जो होते हैं फंक्शंस होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 एंड 4, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी आप लोग का ऐसे ही है, जैसे पिछले क्वेश्चन का जो पैटर्न था ना, जो स्ट्रक्चर था, सेम ऐसे ही है। स्टाफिंग कौन सा फंक्शन आ जाता है, 3rd आता है मैनेजरियल के अंदर। पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ठीक है। स्टाफिंग इंक्लूड, स्टाफिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है,
ठीक है। ट्रेनिंग, अप्रेजल, प्लेसमेंट या डायरेक्टिंग, बताइए। स्टाफिंग के अंदर आप क्या करते हो भाई? देखो, आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, भाई हमें ये अचीव करना है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने चीजों को, टूल्स को, पैसे को भी ऑर्गेनाइज कर लिया, भाई इतना पैसा लगेगा। फिर उसके बाद आपको ह्यूमन रिसोर्स भी तो चाहिए ना उस काम को करने के लिए। तो स्टाफिंग के अंदर क्या होता है? आप ह्यूमन रिसोर्स को लेकर आते हो जो उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपके साथ काम करेगा। तो स्टाफिंग के अंदर क्या क्या होता है, फटाफट से बता दो मुझे। ना तो अप्रेजल होता है, और डायरेक्टिंग तो अपने आप में ही, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, ये तो अपने आप में ही एक मैनेजरियल फंक्शन होता है। तो ये स्टाफिंग का पार्ट कैसे हो सकता है? ठीक है, हमारा आंसर होगा 1 और 3। ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, आप जो स्टाफ लेकर आए, जो ह्यूमन रिसोर्स लेकर आए, आप उसको ट्रेनिंग भी दोगे ना ताकि वो अच्छे से काम कर सके। और प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है भाई? स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट स्टाफिंग के अंदर आता है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की हेल्प से आपने जिन जिन एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया, अब आप उनको प्लेस भी दोगे ना। अच्छा भाई ये आपकी चेयर है, यहां पर आपको काम करना है। तो 1 और 3 इज द राइट आंसर एंड 1 and 3 इज इन द ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट। ओके, चलिए 8th क्वेश्चन। द सेंट्रल प्रिंसिपल। द सेंट्रल प्रिंसिपल का मतलब होता है जो किसी भी चीज का बिल्कुल कोर पॉइंट, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, द सेंट्रल प्रिंसिपल विच डिराइव्स फ्रॉम मैकग्रेगर थ्योरी वाई। देखो मैकग्रेगर ने 2 थ्योरी दी थी, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स के अंदर उन्होंने ऐसे लोगों के बारे में बात की थी जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कंपनी के अंदर, और वाई थ्योरी के अंदर ऐसे एम्प्लॉइज के बारे में बताया था जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, काम को टाइम पे करते हैं, बॉस की भी सुनते हैं, अपनी भी सुनाते हैं। मतलब ठीक है, एक्स के अंदर एक तरीके से नेगेटिव एम्प्लॉय के बारे में, और वाई थ्योरी के अंदर पॉजिटिव एम्प्लॉय के बारे में। ठीक है, तो देखो अब यहां पर क्या कहा गया कि जो थ्योरी वाई से, मैकग्रेगर की जो थ्योरी वाई है, वहां से हमने एक सेंट्रल प्रिंसिपल जो हर चीज का मेन पॉइंट है वो उठाया। तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? ऑप्शन ए डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ऑप्शन बी कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन सी स्केलर प्रिंसिपल। सबसे पहली बात तो स्केलर जो प्रिंसिपल है ये हेनरी फ्योल ने दिया है। हेनरी फ्योल ने स्केलर प्रिंसिपल के अंदर क्या बोला था कि जब भी हायर लेवल को बातचीत, कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सेंड करनी होगी लोअर लेवल को, जो नीचे काम करते हैं एम्प्लॉय, ठीक है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनको एक चेन को फॉलो करना होगा। बीच में जितनी भी पोजीशन आएंगी हायर लेवल और लोअर लेवल के बीच में, उन सभी पोजीशन से होती हुई वो इंफॉर्मेशन या सूचना लोअर तक जाएगी या लोअर से हायर की तरफ जाएगी। तो स्केलर प्रिंसिपल तो वैसे भी हेनरी फ्योल ने दिया है, तो थ्योरी वाई की तो यहाँ पे बात ही नहीं होती, तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है लास्ट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, थ्योरी वाई के अंदर इस बात पे पूरा फोकस किया जाता है कि आप अपने एम्प्लॉइज को कंपनी के अंदर इतने अच्छे से इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, उसको फिट करना। आप अपने एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर इतने अच्छे से इंटीग्रेट कर लो, उसको जोड़ लो कि वो आपके कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपनी फुल्ली पोटेंशियल या एफर्ट लगा दे। तो बस यही हमारा आंसर है। थ्योरी वाई से जो सेंट्रल प्रिंसिपल क्या किया गया है, ड्राइव का मतलब होता है वहां से लिया गया है, वो कौन सा प्रिंसिपल है? कोऑर्डिनेशन। कौन सा है? इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब एम्प्लॉय को इस तरीके से इंटीग्रेट करना कंपनी के अंदर कि वो थोड़े टाइम के लिए छोड़ के ना जाए और कंपनी के लिए अपने पूरे एफर्ट्स लगाए। नाइन्थ क्वेश्चन, ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, और टोटल हमें
12 क्वेश्चन कर दें और बाद में प्लीज आप लोग मुझे जरूर बताना कि आउट ऑफ 12 आप लोगों के कितने सही हुए हैं। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल। पर्सनल का मतलब होता है, देखो पर्सनल वो होता है भाई खुद का, लेकिन पर्सनल का मतलब क्या होता है? ONEL वाला ये जो वर्ड है, क्योंकि आप में से बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो मैं बता दूं, एक कंपनी के अंदर चाहे 1000 लोग काम कर रहे हैं, चाहे 2000, मान लो 2000 वर्कर हैं टोटल, तो उन पूरे के पूरे 2000 वर्कर को रिप्रेजेंट करता है पर्सनल वर्ड, ठीक है। तो एक कंपनी के अंदर पर्सनल को मतलब सभी एम्प्लॉइज को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। एक कंपनी के अंदर काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज को मैनेज करना संभव या पॉसिबल नहीं है। किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन ए, वेयर द वर्क फोर्स इज टू लेस, टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, जहां पर ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है, मतलब हो सकता है 100-200 लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर तो बल्कि पॉसिबल है, बहुत इजी हो जाता है उनको मैनेज करना, कंट्रोल करना, तो ये तो पॉसिबल है, तो आप इसको नॉट पॉसिबल नहीं लिख सकते। ऑप्शन बी, लार्ज साइज कंसर्न, जहां पर हजारों की अमाउंट में एम्प्लॉइज काम करते, तो एक्चुअल में वहां पर मैनेज करना क्या हो जाता है, एम्प्लॉय को मुश्किल हो जाता है। तीसरा सी पॉइंट, नंबर ऑफ वर्कर्स सो लार्ज, जब आपके पास जो वर्कर काम करते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज नन ऑफ दी अबव। एक बात बताओ, बी और सी में से आपको ये नहीं लग रहा कि मैम जब नंबर ऑफ वर्कर ज्यादा है तब भी पॉसिबल, मुश्किल हो जाता है उनको मैनेज करना, और जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बात बताओ, आंसर होगा, सबसे पहले तो आंसर सुन लो, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वहां पर एम्प्लॉइज को हैंडल करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। देखो अब आप ये कहेंगे कि मैम फिर नंबर ऑफ वर्कर्स सो लार्ज भी तो हो सकता है। एक बात बताओ, जब एक कंपनी लार्ज साइज है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो इनडायरेक्टली व्हाट यू आर सेइंग कि वहां पर वर्कर ज्यादा काम करते हैं, तभी तो वो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है ना, कंसर्न है। तो इसीलिए हमारा आंसर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ऐसा कई बार होता है, दो ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर हो जाते हैं, तो वहां पर आपको बेस्ट पॉसिबल जो आंसर होता है वो आपको चूज करना होता है, ठीक है। 10th क्वेश्चन, द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी डज नॉट ले एम्फेसाइज ऑन। जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दी है, एल्टन मायो ने, और उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, क्या, हाथोन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेशन जो थ्योरी है, ह्यूमन रिलेशन जो थ्योरी है, डज नॉट ले एम्फेसाइज ऑन, वो किस बात पे फोकस या प्रेशर नहीं डालती, प्रिंसिपल, पीपल, ह्यूमन मोटिवेशन एंड इनफॉर्मल ग्रुप फंक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल्स, पीपल, ह्यूमन मोटिवेशन और इनफॉर्मल फंक्शन, इन चारों में से आपको यह बताना है कि वो कौन कौन से, ठीक है, वो कौन कौन से फंक्शन या प्रिंसिपल है जिन पे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है वो फोकस नहीं करती, ठीक है। तो देखो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल पे, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ओनली ए। देखो नॉर्मल सी बात है, जहां पे पूरा पूरा फोकस ह्यूमन पे किया जाता है, भाई हमारे लिए हमारा ह्यूमन ही सब कुछ है, हमारा जो काम करने वाले वर्कर्स एम्प्लॉइज है वही सब कुछ है, तो वहां पर फालतू के प्रिंसिपल्स और बहुत ज्यादा हार्ड रूल्स, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह का यूज नहीं किया जाता। किस किस पे ध्यान दिया जाता है, पीपल पे ध्यान दिया जाता है, ह्यूमन मोटिवेशन पे और इनफॉर्मल ग्रुप। भाई यहाँ पे ये नहीं कि मैनेजर सिर्फ वर्कर से बात नहीं कर सकता या वर्कर मैनेजर से बात नहीं कर सकता, दोनों आपस में इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पीपल पे फोकस किया जाता है, ह्यूमन मोटिवेशन पे और इनफॉर्मल ग्रुप पे, लेकिन प्रिंसिपल पे फोकस नहीं किया जाता। तो ओनली वन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। तो देखते हैं किस किस स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा। देखिए, इन द टेक्निक ऑफ एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, फुल फॉर्म है इसकी, किसने दिया? पीटर एफ ड्रकर ने ये कंसेप्ट दिया है। ये कहा गया कि एमबीओ टेक्निक के अंदर इनमें से कौन कौन से पॉइंट इन्वॉल्व है या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है। ठीक है, देखिए, पहला, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आर सेट एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की। भाई कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं ओवरऑल कॉमन, उन सभी को किसके द्वारा सेट किया जाता है? टॉप लेवल के द्वारा। बिल्कुल सही है, ये तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट यहां पर क्या आ जाता है? सेकंड पॉइंट यहां पर ये आता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, एक इंसान का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? कंपनी के अंदर टाइम पे सैलरी मिल जाए, अच्छी वर्किंग एनवायरमेंट मिल जाए। तो ये हमारा हेनरी फ्योल वाले में आता है, लेकिन ये हमारा एमबीओ में नहीं आता। ठीक है, उसके बाद है परफॉर्मेंस शुड बी इवैल्यूएटेड पीरियोडिकली, मतलब हर एक महीने में, हर 2 महीने में आपकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है उसको अप्रेज, उसको इवैल्यूएट करना जरूरी है। तो ये भी एमबीओ में आता है। और लास्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड एट द सबऑर्डिनेट लेवल। बिल्कुल गलत। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में अभी हमने फर्स्ट पॉइंट को सही किया, मतलब टॉप लेवल पे ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव को सबऑर्डिनेशन लेवल मतलब लोअर लेवल पे सेट किया जाता है? तो ये गलत है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो स्टेटमेंट है वो इन्वॉल्व है किसमें? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ हमारी इस क्लास को यहीं पर करते हैं एंड। और आई होप हम लोगों ने जो ये क्वेश्चन किए आप लोगों को समझ में आए होंगे, और जिस जिस स्टूडेंट की जो जो स्कोरिंग हुई है वो बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।